तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट से अपना कैरियर स्टार्ट करा, वहाँ पर पैदा हुई और दिल्ली में और उसके बाद मुंबई में अपने आप को स्थापित किया। और आज ना केवल वो दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली और मुंबई, बल्कि देश विदेशों में भी अपना ही नहीं अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है दलजीत कौर। दलजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने नॉर्थ ईस्ट में जन्म लिया, वहां पर पढ़ाई करी, तो क्या आपने सोचा था कि कभी मुंबई में भी आप आएंगे और ऐसा कुछ काम करेंगे? तब तक तो मुंबई एक सपना सा था, बहुत दूर, लगता है कभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे। तो जब आपने वहाँ पर जब पढ़ाई करी, बचपन आपका जो गुजरा और आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है, अगर हम उस पर थोड़ी सी बात करें तो कैसा महसूस करते हैं कि वास्तव में वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है क्या? ऑफकोर्स काफ़ी विकास हुआ है। अब हमने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी हमने ऑडिशंस लिए हैं, वहाँ के टैलेंट को हम मुंबई लेकर आ रहे हैं, उन्हें ग्रूम करेंगे और जो छुपा हुआ टैलेंट है जो दुनिया तक नहीं पहुँच पाता, उसे हम मुंबई लाकर लोगों के सामने हम एक प्लेटफॉर्म देंगे कि दे कैन शो कॉज द टैलेंट, ताकि लोगों को पता चले। नॉर्थ ईस्ट जो कि लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान से बहुत दूर है, वो सोचते शायद एक विदेश ही, लाइक इट्स लाइक अ फॉरेन कंट्री, बट ऐसा नहीं है। तो मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती हूँ और नॉर्थ ईस्ट के जो टैलेंट है उसको मैं मुंबई लाकर नॉट ओनली इंडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोशिश करेंगे उन कंटेस्टेंट्स को प्लीज। तो क्या आप पहल करने जा रहे हैं या पहले भी किसी ने इस तरह का कोई प्रयास किया नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए? नॉर्थ ईस्ट अपने आप में ही खुद में प्रमोट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई से या दिल्ली से या कोई स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कंटेस्टेंट्स को लेकर आता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। वहाँ के डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, जो कि वहाँ की एक रिच कल्चर है, हैंडलूम, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ उसी एक दायरे तक रह गया है, तो उसको हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो आप किस तरह के, मतलब जो आपके जो प्लेटफॉर्म है उसमें किस तरह के बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करने जा रहे हैं? आप बॉलीवुड का मतलब सिनेमा से जोड़ना चाहते हैं या कुछ और भी आपके दिमाग में है उन बच्चों को लेकर? जब आजकल मैंने ये देखा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जिसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस, अच्छी बॉडी बन रही है, उनको लगता है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही बन सकते हैं। तो हमारी एनजीओ ये काम करती है, उन्हें काउंसलिंग करती है कि एक्टर में शायद आप ना अच्छे हो, यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर, यू कैन बी अ गुड एडिटर। तो ये काउंसलिंग करके जब हम उनका ऑडिशन लेते हैं, हम देखते हैं कि कौन एक मॉडल बन सकता है, कौन एक अच्छा एक्टर बन सकता है। बिकॉज एक्टर बनने के लिए बहुत सारा पेशेंस लेवल चाहिए, बिकॉज एक्टिंग इज नॉट ईजी। भले ही आपको आती है बट वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। और अगर हम ये सोचें कि एक्टिंग के हम इसीलिए आते हैं कि बिकॉज वी कैन बिकम अ स्टार और हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग अगर आप पैसा कमाने के लिए आते हो तो मेरा ये कहना है कि फिर आप एक्टिंग करना होता है। ओके, जहाँ तक आपने कहा कि ये नहीं कि आप जो ऑडिशन करते हैं उसमें बच्चों को आइडेंटिफाई करने की आपके अंदर इतनी क्षमता है कि भाई वो बच्चा क्या कर सकता है, कुछ क्लासीफाई कर लेते हैं शायद, और फिर अकॉर्डिंगली आप उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं। हाँ, हमारी टीम है पूरी, उसमें कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स हैं, हम लोग सब मिलकर इन बच्चों का ऑडिशन लेते हैं और देखते हैं। बिकॉज कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर्स बन सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स बन सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ स्टार। बिल्कुल ठीक बात। और कोई किसी को लॉन्च नहीं करता, दैट इज अ मिथ, बिकॉज प्लेटफॉर्म दे सकता है, रेस्ट इज योर लक। जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक संस्था भी है, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, थोड़ा उसके बारे में बताएं, कैसे स्थापना हुई और उसके क्या क्या काम है या किस किस तरह की उनकी गतिविधियां होती हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। एनजीओ आईवा इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। एक एक्टर थे सतीश कौर जी, वो हैं अभी भी, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बिल्कुल हॉस्पिटल में वो डेथ बेड पर थे। तो जब हमारे पास ये उनके बारे में आया तो हमने सिंटा से बात की उन्हें फंड देने के लिए। उन्होंने इनकार कर दिया ये बोलकर कि ही इज़ नॉट अ सिंटा मेंबर। और पंजाबी एसोसिएशन से हमने बात की, वो कहते हमारे पास फंड नहीं है। मैंने कहा आपने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, वो आपके पंजाब के सुपरस्टार रहे हैं, तो कुछ तो आपको हेल्प करना चाहिए, बट उन्होंने इनकार किया। फिर मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए उनके लिए एक अवेयरनेस कैंप लगाया, जिससे कि उनके जो फैंस थे पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने उनके लिए काफ़ी सारा फंड इनके अकाउंट में डाला और आज वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं, स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ। तो वहीं से हमारे माइंड में बात आई कि अगर मेरे सोशल मीडिया में एक अवेयरनेस करने से मैं इतना कर सकती हूँ, तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो ओल्ड एज के बाद उनको काम नहीं मिलता, आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ लाइफ है।
12-12 घंटे काम करना है, पेमेंट्स 90 डेज के बाद मिलना है, और कोई एसोसिएशन इनकी हेल्प नहीं करती है। एंड एक सीन के लिए प्रोड्यूसर उनको 12 घंटे बिठाए रखते हैं, फिर कई बार वो सीन एडिट भी हो जाता है। तो जहाँ तक देखा जाए एक्टर की लाइफ इज अ वेरी रिस्की लाइफ, लेकिन यहाँ वही लोग कामयाब है जो एक पैशनेट है। तो सर्टेन एज के बाद उनके पास उतना फंड्स नहीं होता, बिकॉज वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं रख पाते। तो ये एनजीओ हमने यही सोचकर स्टार्ट किया कि इस तरह के आर्टिस्ट जो कि इंडस्ट्री से फिनिश हो चुके हैं, उन्हें दोबारा काम नहीं मिलता, तो हम उनके लिए एक ये संस्था खोले कि उन्हें हम दोबारा रिवाइव करें। और बिकॉज गवर्नमेंट में काफ़ी सारे इनके लिए सुविधाएं हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सुविधाएं उन तक पास कराएं। और नए कमर्स जो हैं उनको ये नहीं पता मुंबई किसके पास जाना है, तो वो हमने एक काउंसलिंग कैंप खोला कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर। तो ये जो आप कैंप जो आप ऑडिशन या बच्चों को करते हैं, बच्चों को लाने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए, आप मुंबई बेस्ड ही है या कहीं और भी ऑर्गेनाइज करते हैं क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? In many small cities, not states, I will say. This year we have taken Jammu. Last year जम्मू को लिया था, तो मैक्सिमम जो विनर्स थे वो जम्मू के थे। अच्छा। मतलब जम्मू में बहुत टैलेंट है। अभी मुझे नॉर्थ ईस्ट में जब मैं गई ऑडिशन देने के, मणिपुर, आसाम, शिलोंग, तो वहाँ पर जाके देखा पीपल आर फुल ऑफ टैलेंट, बट ये कि वो एक डर, एक हिच कि हम बॉम्बे जाएं तो कैसे जाएं, किसको मिले। कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, बिकॉज मुंबई में 90% इज फेक इंडस्ट्री ऑफ आवर। बिकॉज सब लोग रोज नई फिल्में बनाते हैं, कुछ लोग एडवांस ले लेते हैं, मेंबरशिप भी लेते हैं, बट बाद में बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड देन कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ फिर रॉन्ग मेथड्स में चले जाते हैं। तो उसमें जो राइट पर्सन है उन तक टैलेंट नहीं पहुंचता, और जो राइट बंदे हैं वो टैलेंट तक नहीं पहुंचते। तो हम एक मीडियम बन रहे हैं कि उन कास्टिंग डायरेक्टर्स तक, उन प्रोडक्शन हाउसेस तक हम ये टैलेंट लेकर आए। और हमने छोटे छोटे शहरों में किया है, जैसे कि रायपुर में किया है, कलकत्ता में किया है, जम्मू में किया है, देन पुणे में किया है। अब आगे हम सूरत में कर रहे हैं, लखनऊ, देहरादून, इलाहाबाद, ऐसे काफ़ी शहरों में हम ऑडिशंस कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्रेम देख लेना बेटा, दोबारा वैसे ही फ्रेम बनाना चाहिए। अभी कंटिन्यू चल रहा है ना, थोड़ा आगे नहीं आने, अब वो देख लो आप बेटा, कभी थोड़ा वैसे दरवाजा लॉक किया तूने बाहर। अच्छा ठीक है बेटा। दिलजीत जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपका बचपन गुजरा होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्ट जरूर छुपा होगा, तभी आज आप ना केवल आर्टिस्ट ग्रूम करने की बात कर रहे हैं, बल्कि जो आर्टिस्ट बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कितना पैशनेटली उनके वेलफेयर के लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया सतीश कोच साहब का, ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ आर्टिस्ट छुपा होगा, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आर्टिस्ट तो छुपा हुआ था, एक्टर तो बनना चाहते थे बचपन से, बट बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, फिर जल्दी मैरिज होने की वजह से मौका नहीं मिला। लेकिन अपने बिजनेस में जब मैं बहुत डेवलप हो गई, तो वहीं से मुझे किसी ने अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट मॉडलिंग। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया और मैंने फिर बहुत काम किया दिल्ली में, दूरदर्शन में, और फिल्म्स भी की हैं। शाहरुख जी के साथ अभी मैंने फैन फिल्म की थी, और काफ़ी टीवी सीरियल्स किए हैं। अभी लास्ट ईयर तुम नहीं जिया जाए ना किया था मैंने। उसके बाद एनजीओ में इतना बिजी होने की वजह से मैं अब फुल टाइम टीवी सीरियल्स में नहीं दे पाती हूँ। ओके, तो क्या कभी अभी भी ऐसा आप सोचते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया, यानी कि जिज्ञासा आपकी रही पहले से, वो फैमिली हर्डल रही या आपका स्ट्रगल रहा, या आप समय नहीं निकाल पाते, लेकिन जहाँ तक एक आर्टिस्ट की बात है, तो वो आप अपने आप के अंदर कितना अपने अभी भी कैसा महसूस करते हैं? कुछ कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं, तो क्या आपको अगर कोई मौका अभी अच्छे एक फीचर फिल्म का या कोई अच्छे प्रोजेक्ट का मिले, तो क्या आप करना चाहेंगे अभी भी? बिल्कुल, मैं कर भी रही हूँ। हाल ही मैंने एक एड फिल्म भी की है, और अभी मेरे 1-2 जगह ऑडिशंस दिए हैं, बट टीवी सीरियल बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए। और फिल्म्स, यस, आई वुड लव टू डू फिल्म। अभी मैंने एक फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म की है, और अभी बड़ी फिल्म की भी बात चल रही है। वो आर्टिस्ट तो हमेशा भूखा होता है, बहुत बढ़िया, बिकॉज आर्टिस्ट कितना भी कर ले, जब उसे काम मिल जाता है, उसके पसंद का काम, जैसा रोल वो करना चाहता है, उसी की भूख और तलाश रहती है। वो शायद मुझे अभी तक नहीं मिला। वैसे वो किस तरह का रोल है जिसकी भूख अभी तक आपके अंदर है, और आप चाहेंगे कि आपको मौका मिले तो मैं ये रोल करना जरूर चाहूंगी? रोल ऐसा हो कि जिसमें मेरे एक्टिंग स्किल्स सारे जो 7 रंग है हमारे एक्टिंग के, वो निकल के आए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जैसे वुमेन अचीवमेंट का कोई ऐसा रोल, जैसे कि
अभी ऐसे इंदु सरकार का जो फिल्म बनी थी, आई वुड हैव लव्ड टू डू दैट फिल्म, और विद्या बालन का जो रोल था, उस टाइप के जो वुमेन ओरिएंटेड रोल्स है वो मैं करना चाहूँगा। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया, आपने रोल की भी बात कर ली, आपके अपने व्यक्तित्व की भी बात कर ली, आप अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन करते हैं, ईश्वर ने आपको खूबसूरती ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि बातचीत रूप से भी मतलब कितना किया। कुछ ऐसे भी कुछ अचीवमेंट आपकी लाइफ में जो कि आपने अपने आप को जैसे मेंटेन करा, तो लोगों को भी कुछ गुरु मंत्र सिखाया हो? गुरु मंत्र तो मेरा यही है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। उस तरह से फोन कर लेंगे, एडिट कर देंगे। गुरु मंत्र तो मेरा यही है जो मैंने अपनी एक किताब में लिखा है, सौंदर्य। उसमें क्या है कि इंसान अपने आप को, बिकॉज भगवान ने आपको एक बार बना दिया, अब आपकी ड्यूटी बनती है उस शरीर को, उस ब्रेन को, आपके दिमाग को आप कैसे फ्रेश रखें, अपनी स्किन को या अपनी बातचीत को आप कैसे पॉजिटिव बनाएं। वो सारी मैंने अपनी एक बुक में लिखी है, सौंदर्य लिखा। ये किताब का आइडिया आपके दिमाग में कब आया और ये किताब कब पब्लिश हुई? ये 2000 में पब्लिश हुई थी। मैं एक मैगजीन के लिए लिख रही थी उन दिनों एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो जब उनको मेरा आर्टिकल अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम क्यों नहीं आपके सारे नॉलेज को एक बुक फॉर्म में ले लेते हैं। तब से इट्स डूइंग वेरी वेल। तो आपकी जो किताब है वो कितनी मतलब लोकप्रिय साबित हुई? कुछ इसका भी कोई आपका कोई मीठा अनुभव रहा हो, क्योंकि आपने एक इंट्रोडक्शन काम भी कर डाला। तो आई जस्ट वांट टू नो हाउ पॉपुलर दिस बुक, इट इज इन इंग्लिश और हिंदी? इट इज इन हिंदी, इंग्लिश अभी हमने नहीं किया, बिकॉज मैक्सिमम 80% जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ब्यूटी के बारे में हाउसवाइफ्स हैं या गर्ल्स हैं। अच्छा, आपने उस चीज को डायमेंशन को देखते हुए लिखा है, तो ताकि जो पढ़े लिखे जिनको इंग्लिश आती है, बहुत सारी नॉवेल्स हैं उधर पढ़ने के लिए, गूगल में भी पढ़ सकते हैं। जो लोग गूगल में नहीं जा सकते उनके लिए हमने ये हिंदी में किताब लिखी है, ताकि वो समझ सके कि वो अपने सौंदर्य को कैसे निखार सके। एक नारी की सुंदरता की अगर बात की जाए, तो आप खुद स्वयं नारी हैं और आपने अपने जीवन में इतने पड़ाव देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी समझी, और ऐसे एरिए से, नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ पर कि आज भी शायद इतना एडवांस या पाश्चात्य नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखी होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके खुद के कामों की अगर बात की जाए, तो ऐसी क्या सफलता के राज रहे होंगे जो आप औरों से भी शेयर करना चाहें? सफलता का राज, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कभी कभी लग रहा था ये लाइन बहुत टफ है, इसे छोड़ दे, बट अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि अगर आपका निश्चय आपने कर लिया है या आप पॉजिटिव हो लाइफ को लेकर के, तो आपको वो जरूर मिलता है। भले ही किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है। कहते हैं ना, हम आसमान में जो भी चीज को फेंकते हैं वो 5 गुना बढ़कर आपको मिलती है। अगर हम ये फेंकेंगे नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, तो आप कभी भी नहीं होंगे। कोई काम अगर नहीं होता, हम बोलेंगे यस हो रहा है, तो आई गारंटी यू वो 100% होगा, और होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी आपने काफ़ी काम करा है, ग्रूम कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं। एक पैरामीटर जो कि मैं आपसे इस इंटरव्यू के माध्यम से और तक सभी तक पहुंचे दर्शकों तक ये जानना चाहता हूँ, एक पर्सनैलिटी की अगर बात करें, खास तौर पे इस फील्ड में आने के लिए, तो कोई आपने पैरामीटर भी बनाया है कि बच्चों को ये चीज़ें जरूर पहले अपने आप को ग्रूम कर लेना चाहिए? बेसिक चीज़ें वो क्या क्या है, वो जानना चाहता हूँ। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में क्या होता है, हर एक इंसान के अंदर भगवान ने सारे टैलेंट दे रखे हैं। सिर्फ यही कि उन लोगों को पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। वो बाहर की चकाचौंध को देखकर अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म, मैंने एक्चुअली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मिसेस इंडिया, और उसमें तब मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और बहुत सीरियस कंडीशन में थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को मत देखो, तुम जाओ, मैं हूँ हॉस्पिटल में, और मैं जीत कर आई थी वो। तो उसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया, और उसी कॉन्फिडेंस लेवल से फिर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्स में चाइना गई थी, वहाँ से भी मैं एक अवार्ड जीत के आई। और मतलब क्या कि जब आपको एक सफलता मिलती है ना, तो आपके अंदर का जो स्ट्रॉन्ग पावर है, जो आपका विल पावर है, वो इंकरेजमेंट और बढ़ जाता है, और आप अपनी मंजिल तक जरूर अचीव कर सकते हैं। हम यही करते हैं कि जिन बच्चों के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हाइट, किसी बच्चे के अंदर हाइट कम है, मेरे पास कुछ ऑडिशंस के लिए, मैम मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मेरी हाइट कम। अच्छा, क्यों नहीं कर पाओगी? हाइट तुम्हें खुदा ने दी है, भगवान ने दी है, तुमने खुद नहीं बनाई। जो चीज तुमने खुद बनाई है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। जो भगवान ने बनाई उसको तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ऐसे बच्चों को मैं एनकरेजमेंट देती हूँ, उनके अंदर मैं
एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो कि आप हील बड़ी पहन लो और चलना शुरू कर दो हील के ऊपर, तो आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच तो वैसे ही बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो डार्क कॉम्प्लेक्शन किसी के अंदर, किसी लड़की मेरे को अभी मिली, शी वॉज वेरी डार्क एंड शी वॉज वेरी इंफ्योर्ड कि मैं स्टेज पर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, दिस डार्क कॉम्प्लेक्शन इज नॉट बट यू कैन मेंटेन इट। आप इसमें ग्लो ला सकते हैं, बिकॉज ग्लो क्या इनर ब्यूटी का ग्लो होता है। अगर आप अंदर से खुश हो तो आपके चेहरे पर वो दिखेगा, अंदर से दुखी हो तो वही दिखेगा। अगर नेगेटिविटी आपके अंदर है तो वो ऑरा ही आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में यही सिखाते हैं कि आपके अंदर जो चीजें हैं हम उसको मिटाने की कोशिश करें और आपके अंदर वो जो ऑरा है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बिकॉज किसी को हम चलना सिखा सकते हैं, खाना सिखा सकते हैं, हाइट नहीं बढ़ा सकते, कॉम्प्लेक्शन नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारी चीजें जो उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखती है उसको हम लोग उनको हम काउंसलिंग करके उनसे मिटाने की कोशिश। आपके यहाँ से जैसा नॉर्थ ईस्ट से आप बिलोंग करते हैं, लड़के और लड़कियों के रेशो की बात की जाए तो लड़कियाँ, और मैं रेशो ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि फीमेल्स ज़्यादा आपकी इस बॉलीवुड फील्ड को ग्लैमर से देखती है या आना चाहती है, या मेल आगे आना चाहते हैं नीचे? मैं ये और जानना चाहता हूँ। नहीं, दोनों आना चाहते हैं। मेल थोड़ा सा ये लगता है उनको कि कंपटीशन ज़्यादा है, और फीमेल्स को ये लगता है कि बिकॉज ग्लैमर है तो नाम कमाने के लिए, बिकॉज एक्टिंग जो करता है, जो एक्टिंग जो अपना एक एक कला को दिखाने के लिए लोग बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और लोग ज्यादातर ग्लैमर फील्ड की वजह से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनको फिर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। अगर आप ग्लैमर की को अट्रैक्ट करके आगे आने की कोशिश करेंगे वो शॉर्ट लिव्ड है। अगर एक्टिंग जो आपके अंदर कला है, उस कला को अगर आप दिखा के आगे आना चाहेंगे तो आप लॉन्ग लास्टिंग है, फिर आपके अंदर कोई भी रोल कभी भी कर सकते हैं। ग्लैमर इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो देखिए दर्शकों, मैम से एक बात पता लगी, यानी कि इस ग्लैमर के ऊपर ना जाएं। बात यह है कि अगर आपको भगवान ने, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हर किसी को, हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, बशर्ते है कि वो अपने उन गुणों को आइडेंटिफाई कर ले, और फिर उसके लिए कद और काठी मायने नहीं करती है, उसका टैलेंट बोलता है। और उसी टैलेंट के आधार पर दिलजीत मैम ने एक मुकाम हासिल कराया आज। ना केवल उन्होंने अपने एक छोटे से शहर जो नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आए और मुंबई की यात्रा, जो जर्नी इन्होंने एक अनुभव शेयर करे, उससे ये पता लगता है कि जब अगर वो ऐसा कर सकती हैं विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी, तो आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, इंटरनेट का जमाना, सोशल मीडिया, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, सतीश कोहली एक इतने बड़े कलाकार जो बॉलीवुड से जुड़े हुए, उनके लिए इन्होंने फंड रेज कर डाला। तो हमारा शायद मानना ये है कि आज जो हमने दिलजीत कौर मैम से जो इंटरव्यू किया वो सच में आप लोगों को भी जरूर प्रेरित करेगा। थैंक यू दिलजीत मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।